नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार मीणा और एक बार फिर से वीएनके चैनल में आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। और बिना वक्त गवाए हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नाइन्थ क्लास जो है उसमें भी ये टॉपिक है। फाउंडेशन जो कोर्स होता है उसके अंदर भी ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम वैलेंसी या संयोजकता से संबंधित जानने का प्रयास करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आपको बिल्कुल बारीक से बारीक हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की जाएगी। और संयोजकता, देखिए संयोजकता का नाम ही है संयोजन, यानी किसी भी परमाणु की जो संयोजन की क्षमता होती है वो संयोजकता कहलाती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन किसी दूसरे तत्व से या दूसरे एटम से संयोजकता करने की जो उसकी क्षमता होती है, जैसे जनरली हम क्लोरीन को लिखते हैं माइनस और सोडियम को लिखते हैं Na+। तो ऐसा क्यों हुआ, ये संयोजकता यहाँ पे कैसे आई, उस चीज को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्चुअल में संयोजकता की परिभाषा क्या होती है। संयोजकता कोई भी जो तत्व होता है वो अपने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को अर्धपूरित या पूर्ण पूरित, आधा भरा हुआ या पूर्ण रूप से भरा हुआ करने का प्रयास करता है। पूर्ण रूप से 8 करने की कोशिश करता है या फिर उसका आधा 4 करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, अपने कोशों से इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या फिर उसको ग्रहण करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व अपने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी बॉन्डिंग कैपेसिटी टू अदर एटम, ये बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है किसी भी दूसरे एटम से कनेक्ट करने की या जुड़ने की जो क्षमता होती है। इसको समझने से पहले हम एक रूल है उस रूल को पढ़ेंगे, ताकि आपको जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं है। जैसे कि बोर का परमाणविक मॉडल है, बोर का जो परमाणविक मॉडल है, बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में यानी ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटते हैं। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ये है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित कक्षाओं, जिन्हें हम ऑर्बिट या सेल भी कहते हैं, में चक्कर लगाते हैं। तो ये पहली सेल है, इसको बोल देते हैं के। और ये दूसरी सेल है तो इसको बोल देते हैं एल। और तीसरी है एम। ऐसे आगे आएगी तो MnO_P, आगे हम इनको लगातार क्रम से बोलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे K इक्वल टू क्या हो गया 1, L इक्वल टू क्या हो गया 2 और M इक्वल टू क्या हो गया 3, यानी N इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और किसी भी ऑर्बिट के अंदर या कक्षा कोश के अंदर या सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो एक ही नियम के द्वारा इनपुट की जाती है, और वो नियम होता है अष्टक का नियम, जिसे 2n² के द्वारा हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए कि पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यहाँ n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। जैसे 2n², ये रूल लगेगा कब, जब आपको पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तब आप इस नियम को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 इक्वल टू पहला कोश, पहला यानी n इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, देन आंसर क्या रहेगा 1 इंटू 1 यानी 2। यानी पहले कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी वो 2 रहेगी। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कोई भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी जो कोश है उसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि K के अलावा आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए कि चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, तो 2 इक्वल टू चौथा कोश, फोर्थ ऑर्बिट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर जो होता है वर्ग होता है वो कितना आता है 16, देन कितना होगा 32।
तो इससे आप आसानी से, इस रूल से आप क्या निकाल सकते हैं, आसानी से किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी ऑर्बिट में आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको जो भी निकालना है n इक्वल टू वो रख देंगे, देन आप उसमें ये निकाल सकेंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा। इसके अलावा यह चीज आपको समझ में आ गई कि इसमें k, l, m, n ये क्या होते हैं, ये ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो इससे आगे हम चलते हैं, ताकि वैलेंसी वाले टॉपिक के ऊपर हम चले। तो वैलेंसी को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम वैलेंसी निकालने के लिए हम आराम से कई चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक निकालना होगा, याद करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ 15 मैंने ऐसे लिए हैं जिनका परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, एटम नंबर मैंने यहाँ लिखा है। जैसे ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना होता है? 8 होता है। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है। जैसे क्लोरीन का याद करने का कुछ तरीका भी है, जैसे क्लोरीन का कतरा 17, क्लोरीन का कतरा 17। तो ऐसे कुछ तरीके भी हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से क्या करें, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि एटम नंबर याद होना चाहिए। एटम नंबर याद रहेगा तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर लिखने के लिए हमें एक ट्रिक है, उसके द्वारा हम लिख सकते हैं, उसे अवबाव रूल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए गिनती लिखना सभी को आसान लगता है, और गिनती लिखना जैसे कि 1 2 3 4 5 आप नीचे तक लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ तक आ जाएंगे। सेकंड लाइन में आप 2 3 4 5, थर्ड लाइन है तो 3 4 5 एंड फोर्थ लाइन है तो 4 5। अब आप ये पूछेंगे कि मैंने ये 4 ही लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट जो होते हैं वो के एलिमेंट होते हैं, और उनके अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कम आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरने हैं तो अगली ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, कक्षक के अंदर जाएंगे। जैसे डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। इस तरीके से हम आसानी से इनको याद कर सकते हैं। फर्स्ट पहला तरीका है, पहली ट्रिक है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका है। एक और तरीका भी हम करेंगे, और वो सीखने के लिए आपको वीडियो पे बने रहना पड़ेगा, ताकि आपको रेगुलर आप पूरा वीडियो देखें तो पूरी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके। और कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, अब हमें क्या करना होगा कि जो पहला कोर्स है वो एस है, दूसरा पी है, तीसरा डी है, और चौथा जो है वो एफ ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एस है तो सभी में हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। और सेकंड जो है वो पी है, तो देन सभी में हम पी लिख देंगे। इसके बाद थर्ड डी, सभी में हमने डी लिख दिया। देन उसके बाद एफ है, तो सभी में हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस तिरछी लाइनें देखिए, आप मेरे काटने का तरीका देखिए, इस तरीके से आपको लाइनें काटनी है। और एरो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सीढ़ियों से हमें कहाँ आना है, ऊपर से नीचे आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब हम यहाँ से किसी का भी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना है, 1 है। 1 यानी पहला, तो पहला जो ऑर्बिटल है वो 1s है, पहला जो कक्षक है वो 1s है। और आपको पता है एटम नंबर 1 होता है, तो एटम नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितना किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक एटम नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ हो गया 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना था इसलिए 1s1। हमें पता है हम s में कितने लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं। देन आप नेक्स्ट में जब जाएंगे हीलियम, हीलियम में आपको पता है इसका एटम नंबर जो है वो 2 है, तो आप को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लिखने पड़ेंगे, 2। अब आपको पता है कि एस में आप मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं। देन
S कंप्लीट भर चुका है तो आपको दूसरे में जाना होगा, और दूसरा जो कक्षक है वो है 2s। तो यहाँ पे 1s2, आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो 2 तो यहाँ है, अभी एक और चाहिए तो अगला जो उसमें जाना पड़ेगा, तो अगला है 2s, तो s इसमें कितना भरेंगे 1। इसी तरीके से आप इसमें भी भर सकते हैं 1s to 2s, s में कितने भर सकते हैं 2, तो 4 है तो 2 2 4 आ गया। इसके बाद आता है 5, तो आपको पता है 2s कंप्लीट हो चुका है, देन उसके बाद ऊपर से नीचे तो अगला है 2p, तो 1s to 2p, सॉरी 2s2, देन अगला हो गया 2p। अब आपको पता है कि p में कितना चाहिए, 2 और 2 4 आ गया है, एक और आपको चाहिए तो आप एक यहाँ भर सकते हैं। अब जैसे ही देखिए हमने बोरोन का लिख लिया, यहाँ पे 2p1 आ गया है। उसके बाद कार्बन का रहेगा, तो कार्बन का क्या लिखेंगे हम, यहाँ में एटम नंबर जो है 6 है, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर भी 6 रहेंगे, प्रोटॉन के नंबर भी 6 रहेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2, और आपको पता है p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो अभी तो आपको केवल 2 ही बनने हैं, तो ये कितने हो गए 6 हो गए, 2 2 4 2 6। अब आपको बोर का नियम भी याद रखना है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया k ऑर्बिट, के कोश, ठीक है। और ये हो गया, ये देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये दूसरा कोश हो गया L, पहला कोश दूसरा कोश, तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 कितने हो गई 4। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 2 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही आपका सही है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि वैलेंसी, वैलेंसी कैसे लिख सकते हैं हम, वैलेंसी लिखने का तरीका सीधा से, अगर आप ये इस तरीके से लिख लेते हैं, तो इसके लास्ट में लास्ट जो कोश है वो L है, L के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4 है, और इसको करने कितने हैं 8 करने हैं, तो 8 करने के लिए या तो ये 4 ग्रहण करता है या 4 त्याग सकता है, ये एक अपवाद है, आपको याद भी रखना है। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये हम कैसे याद करेंगे कि धन, अगर आपके पास धन होगा तभी आप किसी दूसरे को देंगे, यानी अगर आपके पास धन है तो आप त्यागेंगे उसे, यानी धन कब आता है जब आप इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ऐसे ही ऋण हमेशा क्या है, ग्रहण किया जाता है, ऋण हमेशा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, यानी माइनस कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, कार्बन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, देन इसका लास्ट जो, ये जैसे ही त्याग देगा लास्ट कोश क्या हो जाएगा, 2 s में 2 ही आ सकते हैं, इसलिए ये स्थायी हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये 4 त्याग देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी मानते हैं हम, +4, बाकी माइनस प्लस माइनस दोनों होती है इसकी, लेकिन मोस्टली ये करता क्या है 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते जाएंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का एटम नंबर जो होता है वो होता है 12, कितना होता है 12, देन इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर लिखेंगे। अगर आप यहां से लिखना चाहते हैं तो यहां से लिखिए, देखिए यहां से लिख के दिखाता हूं मैं, 1s2 2 हो गए, नेक्स्ट है 2s2 4 हो गए, 2p6, अभी कितने हो गए 6 2 8 और 2 10, आपको कितने चाहिए 12, मतलब 2 और चाहिए, तो अगला इसके पास क्या आएगा 3s2। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर इस नियम के आधार पे। ये पहला कोष है तो K, दूसरा कोष है तो L, तीसरा है तो M। इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करने के लिए कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या ग्रहण करता है, त्यागेगा तो प्लस आएगा, ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। तो ये क्या करता है, ये अपने अंतिम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 2 हैं, इनको त्याग देगा तो इसका अंतिम कोष क्या बन जाएगा L, इनको त्याग दिया तो इस अंतिम कोष क्या बन गया L, और L में 6 और 2 8 हो गए, तो यहाँ पे ये स्थायी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इसीलिए मैग्नीशियम की जो संयुक्ता होती है वो Mg2+ लिखी जाती है। एक अदर एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटम नंबर कतरा 17, इस तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं कि 1s2
2s2, 2p6, 3s2, ये कितने हो गए 12। तो यहाँ तक पूरा भर चुका है, तो अगला कौन सा आएगा 3p। तो आपको पता है कि 12 और 5 कितने होते हैं 17, यानी इसमें कितने आएंगे 5। ये पहला k, ये दूसरा l, तीसरा m। तो इस तरीके से अंतिम जो कोष है वो कौन सा है m है। कौन सा है m है। और m में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और 2 7। अब इसे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, या तो ये 7 पूरे त्याग दे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो आपको नॉर्मल सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ज्यादा आसानी होगी बजाय 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है ग्रहण करता है, क्या करता है ग्रहण करता है, इसलिए उसके ऊपर क्या आता है माइनस का निशान आता है। तो इस वजह से अभी यहाँ क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई -1 हो गई। इसी तरीके से हम सोडियम का भी निकाल सकते हैं। सोडियम का जो एटम नंबर होता है वो कितना होता है 11 होता है, और 11 होता है तो आप इससे निकाल सकते हैं आराम से। अगर नहीं आता है तो एक तरीका और भी बताऊंगा, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहें, आपका ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1s2, 2s2 और 2p6, 6 4 10, और आपको कितना चाहिए एक और चाहिए तो 3s1। ये पहला कोष K, दूसरा L, तीसरा M, ठीक है। तो अंतिम कोष में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 त्याग देगा तो अंतिम कोष L हो जाएगा, और जिसमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्यागेगा, और त्यागेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस चार्ज उस पर आ गया, इसीलिए Na के ऊपर क्या लिखा जाता है प्लस लिखा जाता है। और इसी तरीके से हम क्या है अलग अलग तत्वों की संयोजकता को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। और हम एक तरीका और करने की कोशिश करते हैं, वो तरीका क्या है नॉर्मल आप याद रखो, आगे धीरे धीरे बनता जाएगा। ये याद रख लो, देखो 288 ये याद रख लो। आपका नॉर्मली जो 3 में काम हो जाएगा, अगर मैक्सिमम याद करना है तो उसके भी आगे बढ़ते जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन 8 16 ऐसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो नॉर्मली आप 18 या 20 तक यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको पूछा जाए ये K कोष में इलेक्ट्रॉन है, ये L कोष में है, और ये M कोष में, ये 3 कोष है। नॉर्मल स्टार्टिंग के जो होते हैं 9th क्लास है या फाउंडेशन वगैरह की जो 6th 7th 8th क्लास होती है उनमें यहीं तक पूछा जाता है, 30 तक पूछा जाता है। तो आपको यहाँ काम चल जाएगा, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ से किसी भी एटम नंबर आपको पता होना चाहिए, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप याद रखो 288 पहला जो कोष होता है उसमें 2, दूसरा जो होता है उसमें 8, और तीसरा जो होता है उसमें 8। और वैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर चौथे में आएंगे तो कितने आएंगे, तो यहाँ से देखो 2n², तो चौथे में आएंगे तो 2, चौथा कोष है कौन सा है 4th है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना आएगा 32 आएगा। समझ गए क्या। इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हैं आराम से। तो आप नॉर्मली इसका निकालने की कोशिश करो। देखो जैसे हमें सोडियम का ही निकालना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो सोडियम का कितना होता है 11। तो आपको पता है पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं 8, और तीसरे में कितना और चाहिए आपको 1। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी उसके 8 होंगे, इसलिए सोडियम का कितना होता है Na+ होता है। समझ में आया नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक और अदर एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो होता है आपको पता होना चाहिए एटम नंबर उसका कितना होता है 13 होता है, 13 होता है। तो आपको पता है 13 है, तो यहाँ से आप लिख लो। फर्स्ट में मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं आप, K में कितने लिख सकते हैं 2, L में कितने लिख सकते हैं 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 8 और 2 कितना हो गया 10। अब आपको पता है आपको कितने और चाहिए 3। ये हो गया किसका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको एल्यूमिनियम की अगर वैलेंसी निकालनी है, संयोजकता निकालनी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये 3 को क्या करेगा दे देगा, त्याग देगा इनको, तो क्या करेगा आसानी से त्याग देगा, तो इसके अंतिम कोष क्या हो जाएगा L हो जाएगा। और L में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो ये 3 त्यागता है। कितने त्यागता है
3 त्यागता है, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लिखा जाता है, Al3+। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब एक और तरीका है जिसके द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर उससे लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर अगर आपको याद है तो आप उसके द्वारा उसकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए भी आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। वहां हमने क्या याद किया था, S=2, P=6 और D=10। ये इलेक्ट्रॉन नंबर है इसमें। ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं आपको ये पहला कोष है, एक दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। समझ में आ गया। S=1 मान लेते हैं, P=2 मान लेते हैं, 3 और D= क्या मान लेते हैं, 3 और F=4। इसके बाद देखो क्या होता है कि SPDF में हर एक ऑर्बिटल को हमें 2 बार लिखना होता है। मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि S जो है इसको 2 बार लिखते हैं। जैसे कि ये S है, इसको हमने 2 बार लिख दिया। इस तरीके से फिर हम उल्टा आते हैं, PS। अब की बार हम किसको लिखेंगे, PS, इसको भी 2 बार लिखेंगे, PS लिख दिया। अब हम यहाँ से आएंगे DPS, इसको भी 2 बार लिखेंगे, DPS, फिर अगेन DPS। इसके बाद यहाँ से FDPS, FDPS। इस तरीके से हम इनको आसानी से लिख लेंगे। एक बार मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि S को हमने 2 बार लिखा, S, फिर उल्टा P से S की तरफ आए तो PS को 2 बार लिखा, फिर DPS को भी हमने 2 बार लिखा, फिर FDPS को भी हमने 2 बार लिखा। अब S कितने नंबर पे है, 1 पे, तो हमने यहाँ स्टार्ट किया 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसके बाद P कितने नंबर से स्टार्ट है, 2 से, तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद D कितने से है, 3 से, तो D को हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 5, ये हो गया 6। ठीक है, और फिर F किससे स्टार्ट है, 4 से, तो ये अब हो जाएगा 4 5 और ये हो गया। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। इस पैटर्न को अगर आपने एक बार लिख लिया तो आराम से लगभग 85-86 तक आप इससे किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर यानी कि एलिमेंट का जो है कॉन्फ़िगर या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, जैसे कि सोडियम का लेते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। सोडियम का एटम नंबर होता है 11, तो यहाँ से हो गया 1s2 2s2। S में हम कितने आ सकते हैं ये याद रखना पड़ेगा। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। इसके बाद आ गया 2P 6 और इसके बाद हो गया 3S। अब देखो 2 2 4 6 10 और 11। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, और उससे हम निकाल सकते हैं कि 1 को निकालने के बाद 1 को त्याग देगा तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। इसलिए सोडियम की संयुक्तक क्या होती है, 1 होती है, और वो भी प्लस। इस तरीके से हम इस यहाँ से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो पढ़ा है, ये जो मैंने कुछ ट्रिक या आपको तरीके बताए हैं वो समझ में आए होंगे। और आपको जो भी जैसा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समझ में आता है तो कमेंट भी करें, नहीं आता है तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने इस
पढ़ाने की टेक्निक के अंदर कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद।